सभी को नमस्कार। केडी क्लासेस में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से क्लासें नहीं आ रही थी, लेकिन अब फिर से क्लासें रेगुलर आ रही है और हम 12th क्लास राजस्थान बोर्ड की चर्चाएं करेंगे। राजस्थान बोर्ड के 2026-27 का जो सेशन चल रहा है अभी, उसकी मैं चर्चाएं करूंगा। क्लास 12th के लिए है और 12th में भी जो कला वर्ग है, कला वर्ग का आर्ट्स वाली फैकल्टी, ठीक है, जो आर्ट्स वाली फैकल्टी है उसकी बात करूंगा मैं। और बात करेंगे हम, एक सेकंड, बात करेंगे राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान की चर्चाएं करेंगे और पुस्तक का जो नाम है वह स्वतंत्र भारत में राजनीति, स्वतंत्र भारत में राजनीति पुस्तक। और उसमें भी तीसरा अध्याय चलेगा जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। आज शुरू करने जा रहे हैं हम तीसरा अध्याय। पहले जो क्लासें हुई है वो अध्याय एक हो चुका है, आप पिछली क्लासों में देख लेंगे, या केडी क्लासेज पे जाके कोर्स वाले सेशन में जाओगे तो आपको अध्याय 1 और अध्याय 2 मिल जाएगा। दोनों अध्याय हो चुके हैं डिटेल से, स्वतंत्र भारत वाली पुस्तक के दोनों अध्याय हो चुके हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय को शुरू कर रहे हैं, तो आप सब लोग पूरे वीडियो को देखें, पूरी क्लास को देखें, अच्छे से समझते हुए चले और नोट्स बनाते हुए चलें, या फिर स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आगे नोट्स बने। हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 3 को डिटेल से। एक भी पर्सन बाहर से नहीं जाएगा, बस आप जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो ठीक है। शुरू करते हैं, हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 3। अध्याय 3 जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। सबसे पहले अध्याय का नाम लगा के, अध्याय का नाम लिख देंगे, अध्याय संख्या लगा के नियोजित विकास की राजनीति। और नियोजित विकास की राजनीति में नीचे वाले लाइन में हेडिंग लगाएंगे नियोजित या नियोजन का अर्थ। ये हेडिंग रहेगी। प्रश्न सीधा सा कभी कभार पूछ लेता है कि नियोजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, नियोजन क्या है बताइए, नियोजन का अर्थ क्या है ना। तो हमें नियोजन के अर्थ में लिखना है डैश करके आगे, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए भविष्य भविष्य की योजना बनाना नियोजन कहलाता है। सीधा सा है कि उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए भविष्य की योजना बनाना नियोजन कहलाता है। इसमें यह सीधी सी लाइन लिखनी है। नियोजन का अर्थ पूछे तो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, नियोजन का अर्थ क्या है। तो ये जो लाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए भविष्य की योजना बनाना नियोजन कहलाता है। तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे और अच्छे से नोट्स बना लेंगे, नियोजन का अर्थ लिख के ये लाइन लिख लेंगे। अब नियोजन का उद्देश्य क्या है देखेंगे कि नियोजन का उद्देश्य क्या है। नियोजन का उद्देश्य है नियोजन के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि, एक तो उत्पादन में वृद्धि करना है, एक रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है कि रोजगार के अवसर को बढ़ाया जाए, है ना। और मैं बात करूं आगे तो प्राथमिक विकास और प्राथमिकता दी गई है। आर्थिक विकास को क्या दी गई है, प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। देखो इस बात को और आगे मैं चर्चाएं करूं तो नोट करके लिखाया हुआ है, भारत में नियोजन की यह व्यवस्था कहां से अपनाई है, सोवियत संघ से ली है हमने। इस बात का ध्यान रखेंगे कि भारत में नियोजन की जो व्यवस्था है, वो जो मॉडल है नियोजन का, वो कहां से अपनाया है, तो भारत ने अपनाया है सोवियत संघ से, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है एक बार कि भारत ने नियोजन की व्यवस्था जो है वो कहां से अपनाई है, तो कहां से अपनाई है, सोवियत संघ से या रूस से। सोवियत संघ की जगह रूस भी लिखा हुआ आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी वर्तमान में रूस ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मैं बात करूं तो हेडिंग लगानी है आपको, एक सेकेंड। हेडिंग की बात करेंगे, भारत के विकास का अर्थ, हेडिंग लगा लेंगे सब लोग। आगे चल रहे हैं अपन नियोजित विकास की राजनीति वाली अध्याय में, ठीक है। हेडिंग लगा लेंगे भारत के विकास का अर्थ, और भारत के विकास के अर्थ में देखेंगे
भारत के विकास का अर्थ, सीधा सा प्रश्न पूछेगा कि भारत के विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए, भारत के विकास के अर्थ से आप क्या समझते हैं? तो आपको लिखना है, ये हेडिंग हो जाएगी। इसके बाद में लिखना है भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों से है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों से है। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों से है, इस बात का ध्यान रखेगा। बिल्कुल इस लाइन को याद कर लेनी है कि भारत के विकास का अर्थ क्या है? आर्थिक समृद्धि, आर्थिक सामाजिक न्याय। ये लाइन बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी है। आगे मैं बात करूं तो आजादी के समय विकास का पैमाना पश्चिमी देशों को माना गया। ऐसे मान के चलो कि ये भारत है, ठीक है। मैं एक बार आपको थोड़ा सा वैसे ही बता देता हूं। ये भारत है मान लो, और बात हो रही है कि यहां पर कहा जा रहा है कि पश्चिमी देशों की मैं बात करूं, जो इधर वाले जितने भी देश हैं, जिसके मैं बात करूंगा, यहाँ अमेरिका है ना, अमेरिका महाद्वीप है, या उत्तरी अमेरिका है, या दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका वाला है, ये है ना, ये अफ्री ये पूरा यूरोप महाद्वीप है, ये एशिया वाला है। ठीक है, तो मैं बात करूंगा, पश्चिमी देशों को माना जाता है। आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। इसका मतलब ये कहा गया है कि पश्चिमी, ये जो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों से है, इसका मतलब ये कहा गया है। आजादी के समय जो बातें थी वो ऐसे कहा जाता था कि पश्चिमी देशों को माना गया है। विकास की जो बात है, जो विकसित देश है, वो इधर वाले जो पश्चिमी देश है उनको बताया गया है। और आधुनिक होने का अर्थ यही बताया गया कि पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। ठीक है, इसको देख लेंगे इस लाइन को भी, और ये तो अच्छे से याद कर ही लेंगे। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों है भारत के विकास का अर्थ। आगे चलेंगे, भारत के विकास का अर्थ की बात करूं तो हम आगे चलेंगे अब। भारत में नियोजन की आवश्यकता के कारण, ये हेडिंग लगा लेंगे, भारत में नियोजन की आवश्यकता के कारण, ये हेडिंग लगा लेंगे। और इसमें जो कारण है, प्रश्न सीधा पूछ सकता है कि भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या आवश्यकता रही भारत में नियोजन की? तो भारत में नियोजन की आवश्यकता इसलिए पड़ी, ये कुछ कारण है, एक दो तीन करके, इन तीनों कारणों को देख लेते हैं। प्रश्न सीधा सा पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, भारत में नियोजन की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए, या किन्हीं दो कारणों को या तीन कारणों को लिखिए। आवश्यकता क्यों पड़ी भारत में नियोजन की? तो देखते हैं। नियोजन द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना की जा सकती है। देखो इधर, भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि नियोजन के द्वारा ही सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है, नियोजन द्वारा निर्धनता एवं बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। ये दूसरी आवश्यकता है नियोजन की। तीसरी जो आवश्यकता है नियोजन की, वो है नियोजन द्वारा उपलब्ध संसाधनों के सही उपयोग से आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया जा सकता है। ये तीन आवश्यकता के कारण बताए गए हैं कि भारत में नियोजन को क्यों अपनाया गया, और नियोजन का ये जो मॉडल है ये हमने कहाँ से लिया है, और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। तो आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करनी थी, सामाजिक और न्याय की स्थापना करनी थी, निर्धनता यानी कि गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना था, और संसाधनों के उपयोग से आत्मनिर्भरता बनना था भारत को। इसलिए भारत ने किसको अपनाया? भारत ने नियोजन को अपनाया। किसको अपनाया भारत ने? नियोजन को अपनाया। आगे चलते हैं। भारत में नियोजन का महत्व, उद्देश्य, उपयोगिता बात करेंगे। भारत में नियोजन का, अब देखो प्रश्न पहले भी आ चुका है कि भारत में नियोजन का महत्व करके पूछ ले, वो चाहे वो पूछ ले भारत में नियोजन के उद्देश्य को लिखिए, या वो प्रश्न पूछ सकता है भारत में नियोजन की उपयोगिता को लिखिए। तीनों प्रश्न अलग अलग बना सकता है, लेकिन मैंने वो लिख करके आपको यहाँ लिख दिया कि महत्व भी पूछ सकता है वो भारत में नियोजन का, उद्देश्य पूछ सकता है, उपयोगिता पूछ सकता है, उसका सभी का आंसर
संभालिए। मैं बात करेंगे अपन महत्व की, उद्देश्य की। तो पहला जो उद्देश्य है भारत में नियोजन का, वो है सामाजिक न्याय की स्थापना करना। ठीक है, ये सीधा सा आंसर है, सामाजिक न्याय की स्थापना करना। चाहे महत्व कह दो या उद्देश्य कह दो, चाहे उपयोगिता कह दो। दूसरी मैं बात करूं, उद्योगों के विकास की योजना बनाना। दूसरा उद्देश्य क्या था भारत में नियोजन का? ये था उद्योगों के विकास की योजना बनाना। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। तीसरा नंबर, भारत वो सॉरी खुले बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं में समन्वय स्थापित करना। तीसरा जो उद्देश्य कह दो नियोजन का, चाहे महत्व कह दो, चाहे उपयोगिता कह दो, वो क्या था? खुले बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं में समन्वय स्थापित करना था। पांच, ये नंबर 4 लगा लेंगे यहाँ पर। इसकी मैं बात कर दूं, कृषि उत्पादन एवं तकनीक में क्या करना? सुधार करना था। तो ये चारों अच्छे से देख लेंगे। बात हो रही है भारत में नियोजन का महत्व, उद्देश्य या उपयोगिता। ठीक है, अच्छे से इसको याद कर लेंगे। ये हेडिंग रहेगी आपकी उपयोगिता वाली, और हेडिंग लगा के इनमें ये चारों बातें लिखनी है कि भारत में नियोजन का महत्व क्या है, भारत में नियोजन का उद्देश्य क्या है, भारत में नियोजन की उपयोगिता क्या है। तो क्या है? सामाजिक न्याय की स्थापना करना, उद्योगों के विकास की योजना बनाना, खुले बाजार वाली अर्थव्यवस्था में समन्वय स्थापित करना, और कृषि उत्पादन एवं तकनीक में क्या करना? सुधार करना। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। देखो, उड़ीसा में लौह अयस्क संसाधन, उड़ीसा राज्य है, और उड़ीसा राज्य में होता क्या है? लोह की मात्रा पाई जाती है, लोहा पाया जाता है। अब वहां की सरकार क्या करती है? अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो इस्पात निर्माते हैं उनसे सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर लेती है। वहां के लोग इसका विरोध करते हैं। तो हम देखते हैं पहले उड़ीसा राज्य, है ना। भारत में उड़ीसा की मैं बात करूं तो ये मान लो भारत है। ठीक है, ये भारत का दक्षिणी भाग है मान लो। तो उड़ीसा है यहाँ पर, यहाँ पर क्या है? उड़ीसा। ठीक है, इसको ओडिशा भी कहते हैं, वर्तमान में इसका नाम क्या है? ओडिशा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, उड़ीसा में, उड़ीसा के लौह अयस्क संसाधन, यहाँ बात किसकी हो रही है? लौह अयस्क संसाधन की अगली हेडिंग रहेगी उड़ीसा के लौह अयस्क संसाधन। हम बात करेंगे उड़ीसा के लौह अयस्क संसाधन में। उड़ीसा राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार थे। यह भंडार सर्वाधिक अविकसित, अविकसित का मतलब जहां जो विकास कम हुआ है, एवं आदिवासी क्षेत्रों में थे, मतलब कि जहां पर आदिवासी लोग रहते थे उन क्षेत्रों में यह लौह अयस्क के विशाल भंडार मिले। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। उड़ीसा सरकार द्वारा लौह अयस्क की मांग को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। अब क्या हुआ? उड़ीसा सरकार को जैसे पता चला कि उड़ीसा में लौह अयस्क मिला है, तो उन्होंने क्या किया? अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों को बुलाया, यानी कि जो लौह अयस्क निर्माता थे उनको बुलाया और उनके साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर लिया। कौन से सहमति पत्र पर? कि यहाँ का लोहा निकाला जाएगा। अब यहाँ पर जो आदिवासी लोग रह रहे थे उनको क्या था, देखते हैं आगे। आदिवासियों को डर था कि यहाँ उद्योग लग जाएंगे तो उन्हें विस्थापित होना पड़ेगा और उनके रोजगार एवं आजीविका छीन जाएगी। अब जैसे ही इनको पता चला कि उड़ीसा सरकार के और इस्पात जो अंतरराष्ट्रीय कंपनी आई है उनमें कोई सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके कारण ये जो लोग रह रहे हैं उनको यहाँ से हटा दिया जाएगा और इनके जो रोजगार है वो भी क्या छीन लिए जाएंगे। तो उनको यह डर था, ये था उड़ीसा के लौह अयस्क संसाधन। साधारण भाषा में समझो तो उड़ीसा में अविकसित और आदिवासी जो क्षेत्र था वहां पर क्या मिलता है? लौह अयस्क के विशाल भंडार मिलते हैं। अब लौह अयस्क के विशाल भंडार मिलते हैं तो सरकार क्या करती है? अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर लेती है कि आप यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर आप लोह को निकालो। ठीक है, लोह जो भंडार है उसको निकालो। अब यहाँ पर जो लोग रह रहे थे आदिवासी, उनको डर था कि अब यहाँ पर यदि उद्योग लग जाएंगे तो उन्हें यहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा। विस्थापित का मतलब हो गया उनको यह जगह छोड़नी पड़ेगी और उनके जो रोजगार है, रोज आजीविका है जो इनकी चल रही है, वो भी क्या हो जाएगी? छीन जाएगी। तो ये था उड़ीसा के लौह अयस्क संसाधन। आगे चलते हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं। उद्योगों को लेकर राजनीतिक टकराव। अब देखो, बात करेंगे उद्योगों को लेकर राजनीतिक टकराव भी हुआ है कि उद्योगों को किस प्रकार होना चाहिए, है ना। उद्योग लगाएं तो किन किन की राय आवश्यक है, और जो अंतिम निर्णय होगा वो कौन लेगा, ये राजनीतिक टकराव है। देखते हैं, एक बार प्रश्न पूछा था, तो उद्योगों को लेकर राजनीतिक टकराव के बारे में विस्तार से लिखिए। तो राजनीतिक टकराव क्या है, ये हेडिंग रहेगी, उद्योगों को लेकर राजनीतिक टकराव। देखो इसमें क्या है, राजनीतिक टकराव में आप नोट्स बना सकते हो आराम से। मैंने नोट्स बनाओ आप, इसीलिए ये पूरी पीपीटी तैयार किया आपके लिए ही, कि आप अच्छे से, जैसे ये हेडिंग है रेड, तो ये हेडिंग रहेगी, इसमें ये फिर थ्योरी हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है, ये थ्योरी रहेगी। तो आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो आराम से, क्लास को रोक के बना सकते हो, फिर आगे चला लो, फिर रोक लो, फिर लिख लो, ऐसे करके अच्छे से नोट्स तैयार कर लो। 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पूरी की पूरी जो बुक है अपनी, उसके आधार पर पढ़ा रहा हूँ। और जो प्रीवियस प्रश्न है, जो पिछले वर्षों में पूछे जाते हैं प्रश्न, है ना, उन क्वेश्चनों के माध्यम से ये पीपीटी तैयार, मतलब कि ये क्लास तैयार की गई है। तो आप बिल्कुल चिंता छोड़ दें कि अपना प्रश्न बाहर से जाएगा। 100% इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। या तो सीधी हेडिंग उठा लेंगे, या फिर थ्योरी में से कोई उठा लेंगे। इसका मतलब एक भी प्रश्न बाहर से नहीं जाएगा। तो आप अच्छे से नोट्स बना लें, ठीक है। चलो आ जाओ, चलते हैं आगे, देखते हैं उद्योग और राजनीतिक टकराव क्या है। उद्योगों से संबंधित किसी भी फैसले के लिए जनता के साथ साथ खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना जरूरी होता है। लेकिन अंतिम निर्णय राजनीतिक निर्णय ही होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में कौन जाते हैं, जनप्रतिनिधि जाते हैं, जनता में से ही लोग जाते हैं। जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं, और जनप्रतिनिधियों को ही ऐसे फैसले लेने लेने चाहिए। उसमें बताया गया है कि जैसे उद्योग स्थापित करो, तो सभी से पहले राय ली जाए, खनन पर्यावरण से ली जाए, जो अर्थशास्त्री है उनसे ली जाए, अर्थशास्त्र के जो विशेषज्ञ है उनसे ली जाए। लेने के बाद में अंतिम निर्णय राजनीतिक निर्णय छोड़ दो, क्योंकि जो राजनीति में होते हैं वो जनप्रतिनिधि होते हैं। जनप्रतिनिधि का मतलब जनता से चुने हुए व्यक्ति होते हैं। उनको वो सब कुछ जानते हैं, जनता की भावनाओं को समझते हैं कि उद्योग स्थापित होंगे तो किस प्रकार से क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो अंतिम निर्णय किसका रहेगा, जनप्रतिनिधि का, या मैं कह दूं राजनीतिक निर्णय ही होना चाहिए। तो ये थी राजनीतिक टकराव। हम आगे चलते हैं, इसको अच्छे से नोट्स तैयार कर लेंगे। आगे चलते हैं पोस्को प्लांट। पोस्को प्लांट क्या है, मैं बात करूंगा पोस्को प्लांट की। तो पोस्को प्लांट से बार बार प्रश्न आते हैं, है ना। केरल मॉडल हो गया, पोस्को प्लांट हो गया, उनसे प्रश्न बार बार पूछा जाता है। देखते हैं आगे, पोस्को प्लांट हेडिंग रहेगी आपकी, ठीक है। यह है पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र, ये तो कंपनी का नाम है, पोस्को इस्पात संयंत्र के नाम से। और कंपनी कहाँ की है, कोरिया की कंपनी है। प्रश्न पूछा गया है कि पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र कहाँ की कंपनी थी, तो ये कोरिया की कंपनी है, ठीक है। पोस्को प्लांट क्या है, यह पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र के नाम से कोरिया की कंपनी थी, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में जगत सिंह क्षेत्र में प्रस्तावित थी। ये कहाँ लगी हुई है, उड़ीसा का राज्य है, भुवनेश्वर जिला है, और वो भी वहां भी कौन सा क्षेत्र है, जगत सिंह क्षेत्र में प्रस्तावित थी ये, कि यहाँ पर लगाया जाएगा इसको। अब देखो यहाँ पर उड़ीसा के कौन कौन से गांव इसका विरोध कर रहे हैं। उड़ीसा के एक तो धीकिया गांव, धीकिया, नुआगांव और गटकुंजगा के ग्रामीण लोगों द्वारा इस कंपनी का विरोध प्रदर्शन किया गया, क्योंकि उन्हें विस्थापित किया जा रहा था। विस्थापित का मतलब यहां से इनको हटाया जा रहा था, ठीक है। इनको क्या किया जा रहा था, हटाया जा रहा था, विस्थापित किया जा रहा था। कहां पर, इन क्षेत्रों में। कहां कहां, जो भुवनेश्वर जिले के जगत सिंह क्षेत्र है उसके 3 गांव बताए गए हैं, धीकिया, धीकिया गांव, एक सेकेंड, दीकिया गांव, नुआ गांव और गटकुंज गांव। ग्रामीण जो लोग थे
उन्होंने इसका विरोध किया कि उन्हें विस्थापित किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। आगे बात करेंगे, उड़ीसा के ग्रामीण लोग लोग यह मांग कर रहे थे कि कंपनी और उड़ीसा सरकार के बीच जिस सहमति पत्र पर हमने उड़ीसा में लोएक्स में भी देखा था कि सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं उसे क्या किया जाए, रद्द किया जाए। यहाँ के लोगों ने उस कंपनी का विरोध किया और विरोध में कहा कि जो सहमति पत्र पर सरकार के और कंपनी के बीच में जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं उनको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन राष्ट्रीय युवा संगठन और नवनिर्माण समिति के द्वारा किया गया था। तो यहां तक किसी को दिक्कत? कभी कभार पूछ ले, पोस्को प्लांट में जो पोस्को प्लांट था और उड़ीसा के ग्रामीण लोगों ने जो विरोध प्रदर्शन किया था उसका किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा था, तो राष्ट्रीय युवा संगठन और नवनिर्माण समिति के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा था। आगे चलते हैं, ठीक है, ये पोस्को प्लांट हो गया और ये इंपोर्टेंट है पोस्को प्लांट। वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा देखते हैं, वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा को भी। वामपंथी विचारधारा क्या है और दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है, देखो एक एक चीज को देखते हुए चलेंगे, मैं यहाँ पूरी नहीं समझाऊंगा, यहाँ पर डिटेल से है। देखो एक एक को, पहले हम वामपंथी विचारधारा को लेते हैं। वामपंथी विचारधारा को हम समाजवादी विचारधारा भी कहते हैं, ठीक है, समाजवादी विचारधारा। और समाजवादी के नाम से हमें पता चलता है यह विचारधारा यूएसएसआर सोवियत संघ की है। आगे देखते हैं अभी, है ना। इसमें बात करेंगे वामपंथी विचारधारा में, प्रश्न पूछा जाता है वामपंथी विचारधारा में अपने विचारों को व्यक्त कीजिए, या वामपंथी विचारों के बारे में आप क्या जानते हैं विस्तार से वर्णन कीजिए। तो हम सबसे पहले वामपंथी विचारधारा को देखते हैं। इसमें गरीब और पिछड़े लोगों की बात की जाती है, मतलब वामपंथी का मतलब हो गया समाजवाद, और समाज में समाज शब्द जुड़ा हुआ है, और जहां समाज जुड़ा हुआ है वहां पर गरीब लोगों की बातें होगी, वहां पर किसान लोगों की बातें होगी, वहां पर मजदूरों की बात होगी। इन बातों को ध्यान रखें, जहां पर समाजवाद, समाजवाद वामपंथी, वामपंथी ही समाजवाद है, ठीक है। तो वहां पर गरीब लोगों की बात होगी, किसानों की बात होगी, मजदूरों की बात होगी। आगे चलते हैं, इसमें गरीब और पिछड़े लोगों की बात की जाती है, किसमें, वामपंथी विचारधारा में। आगे करते हैं, इसमें कहा जाता है कि सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे गरीब लोगों को फायदा हो। देखो यहाँ पर गरीबों की बात हो रही है, गरीब लोगों को फायदा हो। वामपंथी विचारधारा में कहा गया है कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे गरीब लोगों को क्या हो, फायदा हो। देखो इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत समाजवादी, माओवादी, लेनिनवादी विचारधाराएं शामिल है। इसका मतलब मैं कह दूं वामपंथी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, माओवादी विचारधारा और लेनिनवादी विचारधारा सब एक ही समान है। तो वामपंथी विचारधाराओं में पिछड़े, यहाँ पर देखेंगे पिछड़े और गरीब, गरीब और पिछड़े लोगों की बात की जाती है ना, और गरीबों के लिए अच्छी नीतियां बनाए, और इसे समाजवादी, माओवादी, लेनिनवादी विचारधारा भी कहा जाता है। तो इसमें वो अच्छे से देख लेंगे वामपंथी विचारधारा को। आगे बात करेंगे दक्षिणपंथी विचारधारा। दक्षिणपंथी विचारधारा, और दक्षिणपंथी विचारधारा का नाम आते हैं हमें पता चलता है ये भी कहाँ से, ये अमेरिका की है। आगे चर्चाएं करूंगा मैं इनके भी, है ना। दक्षिणपंथी विचारधारा में देखते हैं, दक्षिणपंथी का मतलब होता है पूंजीवादी। कौन सा होता है, पूंजीवादी। और पूंजीवादी का नाम आते हैं, पूंजीवादी कौन है, अमेरिका। देखते हैं इसमें, इसमें उसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था की बात की जाती है। ठीक है साहब, ये प्रश्न आया हुआ भी है कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था किसकी विचारधारा है, तो किसकी है ये है दक्षिणपंथी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कहा जाता है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसमें कहा गया है दक्षिणपंथी में कि सरकार का हस्तक्षेप न के बराबर हो। यह विचारधारा पूंजीवादी का समर्थन करती है। इसका मतलब यह हो गया कि दक्षिणपंथी कह दो चाहे पूंजीवादी विचारधारा कह दो, बात एक ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें भी हेडिंग लगा के अच्छे से इनको डिटेल से लिख लेंगे इनको, है ना। आराम से क्लास को रोक के आप लिख लो चाहे, और अच्छे से नोट्स बनाओ, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। आगे चलते हैं,
स्वतंत्र भारत के समक्ष दो मॉडल थे, विकास के दो मॉडल। प्रश्न आया हुआ है कि स्वतंत्र भारत के समक्ष विकास के कितने मॉडल थे? दो मॉडल थे। विकास के कितने मॉडल? दो मॉडल। कौन कौन से? एक तो पूंजीवादी या उदारवादी मॉडल, या एक दूसरा समाजवादी मॉडल। देखो, पूंजीवादी कह दो चाहे उदारवादी मॉडल कह दो, बात एक ही है। तो दोनों मॉडल है। भारत में विकास, देखो प्रश्न आएगा स्वतंत्र भारत के समक्ष विकास के दो मॉडल कौन कौन से हैं? तो नंबर एक पे तो पूंजीवादी और नंबर दो पे समाजवादी मॉडल, ये दोनों मॉडल है ना। अब हम क्या करेंगे, एक एक मॉडल को अच्छे से डिटेल से देखने वाले हैं, पूंजीवादी मॉडल और उदारवादी मॉडल। हम पूंजीवादी मॉडल और इस मॉडल को अगली क्लास में देखेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से देख लेंगे। अगली क्लास भी नेक्स्ट जल्दी ही आने वाली है, तो आप इस क्लास को पूरा देखें और अच्छे से नोट्स बना लें आराम से। बाकी की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सभी को। और अपने चैनल को, केडी क्लासेज को, जो अपना चैनल है केडी क्लासेज, केडी क्लासेस 11 लिखोगे यूट्यूब पे, तो इसको आप सबके सब सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें आप सबके सब चैनल को, और शेयर भी करें क्लासों को। जो भी आप 12th क्लास में जो भी विद्यार्थी हैं उनको क्या करें, शेयर करें, है ना। हम इसको अगली क्लास में शुरू करेंगे, पूंजीवादी मॉडल को। ठीक है, धन्यवाद आपका।